जी जी। जवाद साहब, जिस तरह से आपने देखा कि आज फिर खामनाई साहब ने अपील की है, तमाम ओआईसी की मीटिंग बुलाने की अपील की है, तमाम मुस्लिम ममालिक को कहा है कि वो साथ आए। एक बार फिर अपील की है, ये बार बार अपील की जाती है, लेकिन ओआईसी जो है वो मतलब बनी क्यों है क्यों ये? क्या इसका रोल है, क्या इसका काम है? पिछले 12 महीने से जंग में किस तरह से, अगर इसका थोड़ा से हमें तजिया करके बताएं कि ये है क्या, जवाब साहब? अब मैं थोड़ा सा बता दूं। प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब अभी कह रहे थे कि ओआईसी के अंदर तब्दीली आई है। मैं बहुत माजरत के साथ, एहतराम के साथ कह दूं, चाहे यूएन हो गए और चाहे ओआईसी हो गए, ये सो कॉल्ड जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग कहलाते हैं, उन बुज़दिलों का वो एक जगह पर है जिसपे जाके खाली जबानी जमा खर्च करने के लिए है, कुछ नहीं करने के लिए। रत्ती बराबर इतनी तो इजाजत है, इतनी तो इजाजत दे रखी है अमेरिका की तरफ से, वरना अगर एक मुल्क के ऊपर अमेरिका अभी सेंक्शन लगा दे तो आधे ज्यादा इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी। छोटे मुल्कों की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इस चीज के लिए है, दिल बहलाने के लिए। गालिब ये ख्याल अच्छा है, ओआईसी के 2-4 लोग शायद आकर के बयान दे दें, उसमें थोड़ा बहुत बयान दुकान दे देंगे आकर के, थोड़ा बहुत जो है सऊदी अरब से आ जाएगा, सिर्फ बयान आएंगे, बयानी जबानी जमा खर्च, इससे आगे की इजाजत नहीं है, ना यूएन के अंदर खड़े होने की है। वो दिन लग गए, तभी उन्होंने यासिर अराफात को भी निपटाया, कद्दाफी को भी निपटाया, और उसके बाद उससे पहले जो है सद्दाम को तो एक मिसाल बना करके खड़ा करा उन्होंने कि देखो ये हासिल होगा तुम्हारा। ये जितने तमाशबीन हैं, जितने मुल्क हैं जिस बर्बरियत को देख रहे हैं, एक एक जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, एक आतंकवाद की डिफिनेशन नहीं बना सके कि आतंकवाद की एक्चुअल डिफिनेशन है क्या। आज आप देखिए मीडिया के अंदर, खासतौर से अपने इंडियन मीडिया को देखिए, आज ईरान को भी जो है आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, नसरुल्लाह को आतंकी बताया जा रहा है, जिसको अमेरिका कह देता आतंकी है। रूस को भी यही अमेरिका बदबख्त आतंकी कह रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही किसी को। एक तो रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है और कह रहे ये आतंकी है, वो आतंकी है। तो सवाए सवाए आपको बॉडी पोस्चरिंग के, जबान हिलाने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। ओआईसी के अंदर, माफ करिएगा, वो चीजें खत्म हो गई जिसकी तवक्को करी गई थी। ये सिर्फ एक झुंझुना दे दिया गया है दिल बहलाने के लिए, सो कॉल्ड मुसलमानों के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको बहलाने के लिए, बड़े बड़े लोगों के, हाँ भाई यहां पे आकर के तुम अपने दिल का जो दर्द है वो बयान कर सकते, इससे ज्यादा की तवक्को नहीं। तवक्को अगर आपको देखना है, एक्चुअल में बार बार आपको बोला है और बताया, यूरोप की सोसाइटी के जो लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट्स की जो तब्दीलियां हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो उसको जानते हैं। पूरे दुनिया के अंदर आप कुछ भी करिए आकर के, लेकिन उनके यहाँ जो इंटरनल एक्चुअल डेमोक्रेसी है वो उसको जीते हैं, फील करते हैं। और जहां विरोध करना होता है वहां, अभी एक अल जजीरा ने बड़ा लंबा चौड़ा जो है उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और एक न्यूज ब्रेक करी थी कि हमारे इंडिया ने भी हथियार जो है वो इजराइल को दिए हैं, और जो प्लेन जाकर के रुका तो बाकायदा उसने कहा कि मैं सबूत दूंगा अगर इस चीज को लेकर। तो वहां के लोगों ने विरोध करा और ये कहा कि इन हथियार ले जाने से और जो हथियारों का जखीरा जा रहा है, इससे इंसानियत की तबाही होगी, आम सिविलियंस मरते हैं जंग के अंदर। ये तो नया ही दस्तूर देखा है जंग का, और ये पहला दस्तूर ऐसा है जंग का जिसके अंदर न हॉस्पिटल छोड़े जा रहे हैं, ना स्कूल छोड़े जा रहे हैं, ना बच्चे छोड़े जा रहे हैं, ना बूढ़े छोड़े जा रहे हैं, ना औरतें छोड़ी जा रही। और यूनाइटेड नेशन के अंदर वो एक एंटोनियो गुटरेस नाम का आदमी आता, वो थोड़ा बहुत रोता है, चीजें करता है, मजम्मतें करता है, चलता बनता है। बताइए क्या हुआ? पानी सप्लाई करने तक के लिए, मेडिसिन देने तक के लिए रेड क्रॉस वालों को इजाजत नहीं मिली।
और रफा बॉर्डर के ऊपर उसने जो है आकर के बम बरसाए, जहां कैंप लगे हुए थे यूएन के, उन तक के ऊपर इसराइल ने बम बरसाए। कोई खड़ा हुआ है चीज, या यूनाइटेड नेशन में आकर खड़ा हुआ आकर के? सब उठ करके चले गए जब नेतन्याहू तकरीर कर रहा था, और बाद में जाकर के अपने लैपटॉप पे देख रहे कि बस मैंने देखा, तुमने देखा मैंने कितनी हिम्मत और जुर्रत का काम करा है कि मैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे थे, मैं तकरीर में से उठ करके चला आया। कितना बड़ा आपने तीर मारा है, तो फिर ये क्यों खरीदते हैं आप लोग? और जब अभी नेटो चढ़ाई करेगी, यही मीडिया, यही लोग तस्करे करते होंगे, और उसके बाद दिए हुए यूरोप के जो टेस्टेड बम होंगे या टेस्टेड वेपन होंगे, उनकी बाकायदा नुमाइश लगाई जाएगी, बोली लगाई जाएगी, और यही ओआईसी के मुल्क जो हैं, यही सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं, वो हथियार खरीदने निकलेंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी टेस्ट करे हुए हैं, गाजा के अंदर टेस्ट करे हुए हैं ना। यह तो बुजदिली का आलम है, और तवक्को ये करी जाती है कि हम जो है कुछ करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप भी यही, हम भी यही तस्करा। जब तक सोसाइटी के अंदर बेदारी नहीं जागती, जब तक सोसाइटी के अंदर लोग नहीं जागते हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, जो नहीं लोगों को जगाते हैं, माफ करिएगा, मैं उन कौमों को मरे हुए गिद्धों के वक्त की मानता हूं, जो मरी हुई लाशों को नोच करके खाते हैं, जो सिर्फ तमाशबीन के तरीके से तमाशा देखते हैं कि फलानी जगह क्या हो रहा है, हाँ इंटेलेक्चुअल तस्करी। इससे ज्यादा मैं उनको कुछ नहीं समझता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तजावत साहब, अभी पहले हमास को एक तरीके से टारगेट किया इजराइल ने, इसके बाद लेबनान की तरफ, अब जो है हौती की तरफ, यमन की तरफ बढ़ रहा है, और उधर शाम में, सीरिया में अमेरिका ने आज बहुत बड़ा अटैक किया है। तो अमेरिका भी अटैक कर रहा है और इधर से इजराइल भी, और फिर समझौते की बात। तो मतलब क्या क्या इनका मंसूबा हो सकता है? अगर ये क्या चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, कि क्या मिडिल ईस्ट जो है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, या क्या? या इनको लगा कि जब ईरान और सऊदी अरब ये करीब आ गए, जो तवक्को नहीं थी, क्योंकि शिया सुन्नी का फायदा अमेरिका हमेशा उठाता रहा है, लेकिन इस 12 महीने में, मैं तजावत साहब इसलिए आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, वरना तो मैं ये सिर्फ ये कि क्या ये डर नहीं था कि आखिर ये अरब और ईरान एक कैसे हो गए? ये तो तारीख का हैरत अंगेज बात हो गई थी। तो ये कहीं, और ये डर तो नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ा कॉरिडोर बन जाए, बहुत बड़ा प्लान जो है तैयार हो जाए, और अमेरिका साइड लाइन हो जाए, इधर चाइना, उधर रूस, और इधर पूरा यूएई, और पूरा तो क्या क्या ये खौफ कुछ पैदा ऐसा हो गया था तजावत साहब? बिल्कुल, जैसा कि सैमुअल हंटिंगटन ने भी बहुत पहले लिखा था ग्लेसेज ऑफ जी जी सिविलाइजेशन में, तो ये एक तरीके से दो डिफरेंट कल्चर की भी लड़ाई है। आप देखिए कि जितने भी जो इस्लामिक मुल्क हैं, उन सब पे ये, जितने भी ये जो यूरो अमेरिकन जो कंट्रीज है, वो पहले अफगानिस्तान को उन्होंने टारगेट किया। ईरान और इराक के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, अमेरिका की जो उसकी जो दुश्मनियां हैं, वो सब चीजें हमें मालूम है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो कि मतलब इक्वलिटी पे बेस्ड है, और जहाँ की मतलब समानता काफी ज्यादा जहाँ कॉन्सेप्ट रहा है, वहाँ उनके खिलाफ ये जितने भी जो कॉर्पोरेट या ये जितने भी पूंजीपति जो देश हैं, वो उनके खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि और वहाँ की जो आम आवाम है, वो ये नहीं चाहती है, पर वहाँ बड़े बड़े वहाँ के जो हथियार बनाने वाले जो बिजनेस जो घराने हैं, उनका इसमें फायदा है। आप देखिए कि जब इराक पे जब लड़ाई हुई थी, इराक वाली, तो उस समय जो वहाँ के एक काफी मजबूत जो वहाँ के सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनकी अपनी हथियारों की फैक्ट्रियां थी, और जो उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा मिलता है, वो भी वहां से मिलता है। तो यह सारी जो चीजें हैं, वो काबिले गौर करने वाली है कि ये सब हो रहा है, और ये कब तक होगा? जब तक कि मुझे लगता है कि अगर वो सऊदी अरेबिया और ईरान अगर नजदीक भी आ जाते हैं, पर अगर दोनों में टेक्नोलॉजी की अगर वो ताकत नहीं रहती है, और अपनी वो चीजों को ताकतवर नहीं बनाते हैं, तो वो नहीं होगा। देखिए, जब अवध हिंदुस्तान में आया था,
तब उसके जो सोल्जर्स जो थे, उसके सैनिकों की जो संख्या थी वो खाली 15,000 थी, और दूसरी तरफ जो राजपूत जो थे वो 80,000 थे। तो 15,000 सैनिकों ने बहुत ही, जब 80,000 को हराया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी थी, और वो थी कि वो जो तोपों की और जो बारूद की जो ताकत थी वो थी, इसीलिए इस्लाम इतना आगे एक्सपेंड कर पाया, इतना फैल पाया। पर अगर वो इस्लामिक दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड अगर खुद को ताकतवर नहीं बनाती है, तो जो हो रहा है उस पे, जो भी अत्याचार हो रहा है जिसमें कि कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल वो है कि, तो ऐसे में खुद को जब तक ताकतवर नहीं बनाएंगे, मुझे लगता है कि इसका कहीं कोई अंत नहीं होगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता आया है, और यह आगे भी होगा।